चलो स्टूडेंट्स, आज एट ए ग्लांस में हम लोग सेल के अंदर का जो कहानी है वो शॉर्ट में ख़त्म करते हैं। यू आर विद बायोलॉजी विद विश्वजीत। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट ए ग्लांस द सेल। We know that cell is the structural and functional unit of life. Means either an organism is unicellular or multicellular. एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक सिंगल सेल से भी बना हो सकता है, या तो एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी बहुत सारे सेल जैसे कि मिलियंस, बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ सकता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पैरामीशियम है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का बॉडी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा गया है कि बॉडी का जितना फंक्शन होता है वो परफॉर्म किया जाता है हम लोग का शरीर का ऑर्गन्स, सिस्टम्स या टिश्यूज़ के द्वारा। तो ऑर्गन, सिस्टम्स या टिश्यू किस चीज़ से बना होता है? सेल से। अलग अलग ऑर्गन्स का फंक्शन अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स का सेल का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो अलग है, इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा गया है। नाउ विल टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। Cell was first discovered by a British scientist named Robert Hooke from a cork slide in 1665। यहाँ पे हम लोग रॉबर्ट हुक का यूज़ किया हुआ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्रूड माइक्रोस्कोप। ये है जनाब रॉबर्ट हुक चाचा, जो कि 1665 में एक कॉर्क का स्लाइस को अपना माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर रहे थे। कॉर्क क्या होता है? प्लांट का जो बार्क होता है, प्लांट का जो बाहरी खाल होता है। तब उस माइक्रोस्कोप के नीचे उनको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको हनीकॉम स्ट्रक्चर कहा जाता है, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता के अंदर मधुमक्खी का जो घर देखे तो इसमें हेक्सागोनल ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ का नाम दिए थे सेल, जबकि वो था डेड सेल। ये सारे जो कॉर्क सेल था ये डेड सेल था। तो सेल्स आर हाईली डाइवर्सिफाइड। Cells have different shapes and size. The largest cell ever is egg of ostrich, and the smallest cell is PPLO or pleuropneumonia-like organism or mycoplasma. Here you can see a person is holding an egg of ostrich. How big it is, you can see. Cells can be of different shapes. Like if we talk about our RBC, red blood corpuscles, you can see they are biconcave shaped. Cells of our columnar epithelial cells, जो कि हम लोग का विंड पाइप के अंदर होता है, वो जो सेल्स का एक एक जो सेल्स का शेप है वो एक कॉलम जैसा, पिलर जैसा होता है। हम लोग का ओवम सेल शेप होता है एक फुटबॉल जैसा, स्फेरिकल। ओके, मसल सेल्स का शेप होता है बर्फी जैसा। नर्व सेल का शेप होता है स्टार जैसा, तारे जैसा। एंड स्पर्म सेल्स शेप होता है टैडपोल जैसा। मेढक का छोटा छोटा जो बच्चा होता है उसको टैडपोल कहा जाता है। सो वी कैन सी दैट सेल्स आर हाईली डाइवर्सिफाइड इन एस्पेक्ट टू देयर शेप्स एंड साइज। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय स्लेडेन एंड स्वान टू जर्मन साइंटिस्ट। सेल थ्योरी में बताया गया है कि सेल लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। सारे ऑर्गेनिज्म सेलुलर होता है, यानी कि बॉडी एक या एक से अधिक सेल से बना होता है। उसके बाद एक रशियन साइंटिस्ट रुडलव विर्चोव ने ऐड किया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि आज जो भी सेल हम लोग देख रहे हैं वो पिछले कहीं ना कोई सेल का नतीजा है। ओके, वट एवर द सेल्स वी आर ऑब्जर्विंग नाउ ए डेज दे रिजल्टेंट ऑफ देयर मदर सेल। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं सेल पहले यहाँ पे एक दो था, उसके बाद ये सेल बढ़ते बढ़ते कितना ज़्यादा हो गया है, यानी कि ये सभी जो सेल है उसका एंसेस्टर जो सेल है वो कहीं ना कहीं एक ही सेल से आया है। उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोजिशन एंड इवोल्यूशनरी
टाइमिंग, यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है और किसका स्ट्रक्चर अधिक डेवलप्ड है, इसके ऊपर बेस करके सेल को मेनली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मीन्स सेल्स विथ अनडेवलप्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज, जो सेल के पास कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है और जो सेल ऑर्गेनेलीज है सब के सब मेम्ब्रेन लेस है, यानी कि मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। एग्जाम्पल्स है प्रोकैरियोटिक सेल का बैक्टीरियाज, आर्कियाज, एंड यूकैरियोटिक सेल सेल्स विथ ट्रू न्यूक्लियस, इसके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ओके, एंड हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड एज वेल एज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज। इतना सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज है इसमें कुछ कुछ मेम्ब्रेन बाउंड है और कुछ कुछ मेम्ब्रेन लेस है। Example animals and plant cells. Here we can see a detailed structure of a prokaryotic cell. There is a bacteria. यहाँ पे एक E. coli बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सेल के पास 3 कवरिंग होता है। सबसे नीचे रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल, उसके सबसे बाहरी जो लेयर है उसको कहा जाता है कैप्सूल लेयर, और बाहर ये जो हेयर जैसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर देख रहे हो दीज आर कॉल्ड पीली या फिमरी। जब ये बैक्टीरिया अपना होस्ट को अटैक करता है तो होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करने में ये सब हेल्प करता है। और ये जो पूछ जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड फ्लाजेला। ये फ्लाजेला के मूवमेंट ये जब करते हैं तब ये आगे प्रोपागेट करते रहते हैं फ्लाजेला के मूवमेंट के थ्रू। और सेल के अंदर देखो एक रस्सी का गुच्छा जैसा डीएनए देखने को मिलेगा, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड या अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। और सेल के अंदर राइबोसोम देखने को मिल रहा है जो कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज है। और भी एक सेल ऑर्गेनेलीज देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर, वो क्या है, मेसोजोम, क्योंकि बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि बैक्टीरिया का पावर हाउस का काम करता है, लेकिन बैक्टीरिया में जो मेसोजोम पाया जाता है वो मेम्ब्रेन लेस है। यही अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिल रहा है, एज वेल एज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स देखने को भी मिल रहा है। और शेप का भी अंतर होता है, साइज का भी अंतर होता है। एक यूकैरियोटिक सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल कंपैरिजन में कई गुना बड़ा होता है। सो हु इज़ बिगर इन साइज? यूकैरियोटिक सेल। Now here we can differentiate between two kind of eukaryotic cell, that is plant cell and animal cell। ये दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो क्या देख सकते हैं हम लोग। एक पहली बात तो है प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में किसी भी प्रकार का सेल वॉल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में है। ओके, एनिमल सेल प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है हम लोगों को, और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है। और क्या क्या अंतर होता है प्लांट सेल में? क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड ऑर्गेनिज्म होता है। प्लास्टिड बोल के सेल ऑर्गेनेलिज एनिमल से प्लांट सेल में पाया जाता है, जो कि प्लांट सेल का पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट है। वही एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स भी एब्सेंट है। एनिमल सेल का गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus कहा जाता है। वही प्लांट सेल का गोल्गी apparatus को गोल्गी apparatus भी कह सकते हैं हम लोग, या तो जनरली उन लोगों को कहा जाता है डिक्टियोजोम। ओके, प्लांट सेल के पास एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में जनरली वैक्यूल एब्सेंट होता है। अगर प्रेजेंट भी होगा सो दैट विल बी वेरी माइन्यूट इन साइज, ओके, और वेरी रेयर। तो वैक्यूल एनिमल सेल में रेयरली प्रेजेंट होता है। नाउ विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल इज डिवाइडेड इनटू मेन 3 पोर्शन। सेलुलर एनवेलप या सेल कवरिंग, जो कि बना हुआ था सेल मेम्ब्रेन से और सेल वॉल से। ओके,
उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है साइटोप्लाज्म, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, और सेल का जो ब्रेन है जो कि सेल को रेगुलेट करने वाला जो यूनिट है सेल का, दैट इज़ न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म दो चीज़ से बना होता है, सेल ऑर्गेनेलिस एंड सेल इंक्लूशंस या साइटोसॉल। साइटोप्लाज्म का जो सिर्फ जेली जैसा स्ट्रक्चर उसको कहा जाता है सेल इंक्लूशंस। इसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स और बहुत सारे मिनरलिक सब्सटेंस या न्यूट्रिएंट से बना होता है। और सेल ऑर्गेनेलिस क्या क्या हो सकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड प्लास्टिड। These are the important cell organelles found inside the cell. ओके इसमें से कुछ कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होता है, कुछ कुछ मेम्ब्रेन लेस होता है, जैसे कि राइबोसोम एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है। ओके और बाकी सब जनरली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है। सेंट्रोसोम भी मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है। तो राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम दीज आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है, बाकी सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। Here we can see cell membrane या plasma membrane which is ultra thin and selectively permeable membrane, यानी कि बहुत ही पतला। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों को नज़र आएगा। इस स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ेइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, जो कि साइंटिस्ट सिंगर एंड निकलसन के द्वारा दिया गया था, मतलब डिस्कवर किया गया था। सेल मेम्ब्रेन बहुत ही पतला इसलिए उसको अल्ट्रा थिन कहा गया है। और सिलेक्टिवली परमेएबल, यानी कि हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में ये जो गेट देख रहे हैं, दिस आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स तय कर सकता है किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है। तो अंदर से बाहर जाना और बाहर से अंदर आना ये डिपेंड करता है सेल मेम्ब्रेन का परमिशन के ऊपर। ओके तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है इसमें दो चीज़ हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो लेयर है इसको कहा जाता है लिपिड बाइलेयर, और ये जो है प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड कंपोनेंट ज़्यादा होता है। लिपिड दो लेयर में अरेंज्ड होता है, ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है। उसके बाद सेल वॉल की बात करेंगे। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का अपोजिट होता है। ये एक थिक, हार्ड एंड सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक लिविंग प्लांट सेल को दिखाया गया है। इसमें जो बाहरी जो आउटर जो कवरिंग जो बहुत ही मोटा होता है, जो कि सेलुलोज से बना होता है प्लांट सेल में। ओके जो कि सेल को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन तथा साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन देता है। ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन देख पा रहे हैं सेल के अंदर, दीज आर नथिंग बट क्लोरोप्लास्टिड, जो कि क्लोरोफिल को कंटेन कर रहा है। उसके बाद साइटोप्लाज्म का बात करेंगे। साइटोप्लाज्म इज ए सेमी लिक्विड जेली लाइक मैट्रिक्स। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है। और देख रहे हैं सेल का जो घूम रहे हैं जो पोर्शन, एक्चुअली यहाँ पे सेल के अंदर घूमता नहीं साइटोप्लाज्म, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही एनिमेशन के लिए दिखाया गया है। तो दिखने में कैसे लग रहा है? एक जेली जैसा। ओके सेमी लिक्विड जेली जैसा मैट्रिक्स, यानी कि सेल के अंदर का जो पोर्शन है उसको ऑक्यूपाई करके रखता है, और सेल के अंदर जो भी चीज़ है न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल उसको होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो यहाँ पे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देख पा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियन प्रोड्यूसेस एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस व्हाट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है और सेल के लिए एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। ओके माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग देख सकते हैं। बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है और वही अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है। और अंदर की तरफ जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन आर नोन एज क्रिस्टी। अब क्रिस्टी के ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिस्टी के ऊपर टेनिस रैकेट जैसा कुछ पार्टिकल्स होता है, जिसको कहा जाता है F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम। ओके इसके थ्रू ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्चुअली एटीपी प्रोड्यूस होता है, एटीपी सिंथेसाइज होता है। इस पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम, जो क्या काम करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट important cell organelle which is found only in plant cell, absent in animal cell, that is
प्लास्टिड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है इट इज़ क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जैसा क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अगर अंदर झाँका जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट का दो हिस्सा रहता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो सॉलिड पोर्शन दिख रहा है, जो कॉइन, बहुत सारे कॉइन को इकट्ठा करके बनाया गया है लग रहा है, इस चीज़ को कहा जाता है ग्राना। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो साइटोप्लाज्म उसको कहा जाता है स्ट्रोमा पार्ट। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों के पास ही अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसीलिए दे आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, यानी कि ये ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि न्यूक्लियस के मदद के बिना भी सेल के अंदर जिंदा रह सकता है। नाउ विल सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है और न्यूक्लियस में स्टार्ट होके सेल मेम्ब्रेन तक एक्सपांडेड रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर चैनल सिस्टम या पाइपलाइंस बनाता है जिसके थ्रू मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट करने में ये सेल को मदद करता है। सो इट हेल्प्स इन सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज इट प्रोड्यूस प्रोटीन एंड लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, RER and ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख रहे हो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ ग्रैन्यूल्स यानी कि राइबोसोम लगा हुआ है, उसका सरफेस है वो रफ है, इसलिए उसको RER रफ एंडोप्लाज्मिक कहा गया है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेनस सरफेस में कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसको कहा गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now next one is Golgi complex या Golgi body। तो न्यूक्लियस के बाद पहले रहता है RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ACR, उसके बाद ACR से प्रोड्यूस होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोड्यूस होता है सेल का जो सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। ओके, गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? गोल्गी बॉडी दे सीक्रेट सेलुलर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दे प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। गोल्गी बॉडी के अंदर प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट मॉडिफिकेशन होता है और उसके बाद गोल्गी अपैरेटस मशीन का काम करता है जो कि सेल के लिए एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, हार्मोन्स ये सारी चीज़ बनाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि RER और ACR को, RER के ऊपर राइबोसोम लगा हुआ है और ACR के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम। लाइसोसोम ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, found only in animal cell, absent in plant cell. Okay, lysosomes are known as suicidal bag. Why? We'll discuss now. You can see that lysosomes are engulfing particles because lysosome contain few डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो कि सेलुलर डाइजेशन में मदद करते हैं, यानी कि फॉरेन पार्टिकल सेल के बाहर से जो भी चीज़ सेल के अंदर आता है उस चीज़ को लाइसोसोम एनगल्फ कर लेता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर देता है। और जब सेल खुद ही अफेक्टेड हो जाता है दूसरे बैक्टीरिया या वायरस से, तब लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाता है और ख़ुद का ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है या खुद का सेल को मार देता है, इसलिए इसको कहा जाता है सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। नेक्स्ट वन इज राइबोसोम। राइबोसोम फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ सेल्स, दिस इज़ नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। और राइबोसोम कहाँ पे पाया जाता है? राइबोसोम्स आर स्प्रेड आउट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि साइटोप्लाज्म में भी इधर उधर बिखरा हुआ रहता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी ये पाया जाता है। राइबोसोम का काम है RNA को रीड करना, mRNA मैसेंजर RNA को ये रीड करता है और उसके ऑर्डर के मुताबिक
ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। दैट्स वाई दैट इज़ नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। एंड राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। राइबोसोम का 2 सब यूनिट होता है। दिस इज लार्ज सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है उसको 80S टाइप ऑफ राइबोसोम कहा जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है उसको 70S टाइप ऑफ राइबोसोम कहा जाता है। एस बोले तो ज़्वेदबर्ग यूनिट, यानी कि राइबोसोम का जो वेइंग यूनिट, उसको ज़्वेदबर्ग बोल के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था कि राइबोसोम को कैसे मेज़र किया जा सकता है। नाउ सेंट्रियोल ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल। न्यूक्लियस के नज़दीक स्टार जैसा, तारा जैसा दिखने में तो सिलिंड्रिकल जो सेल ऑर्गेनेली पाया जाता है उसको कहा जाता है सेंट्रियोल। पहले इसको सेंट्रोजोम भी कहा जाता था। सेंट्रियोल्स आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड नियर टू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स। दे हेल्प इन एनिमल सेल डिवीजन बाय क्रिएटिंग स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक सेल डिवाइड होके 2 सेल प्रोड्यूस हो रहा है उसी समय। 2 सेंट्रियोल एक ही सेल का 2 पोलर रीजन में चल जाता है, 2 किनारे में चल जाता है, और एक सेंट्रियोल से दूसरा सेंट्रियोल जुड़ जाता है कुछ फाइबर से, जिसको कहा जाता है स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर के मदद से जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम 2 अलग अलग पोल में ट्रैवल करते रहता है। इसी तरह से ये क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। जिस एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है वो सेल डिवीजन में कैपेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल हम लोगों का नर्व सेल या न्यूरॉन। न्यूरॉन के पास अपना सेंट्रियोल्स नहीं होता है, इसलिए न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकता, डिवीजन न्यूरॉन में दिखाई नहीं देता है। नाउ लास्टली द वैक्यूल। Vacuole we can see here is a large bag, a membrane bound large bag. Vacuole act as a storehouse inside the cell. The excess material, excess water, excess nutrients, excess air, or it may be empty, okay, are stored inside the vacuole bag. In plant cell we can see a central large vacuole. कोई प्लांट सेल में तो इतना बड़ा वैक्यूल होता है कि सेल का 90% जो वॉल्यूम है वो वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करके रखते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट सेल एट ए ग्लांस। यहाँ पे हम लोग देख लिए, और डिटेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो अलग अलग लेक्चर्स है, अलग अलग पार्ट्स है, उसमें आप लोगों को मिल सकता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।